हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेटे, अभी तक जो मैंने क्लास ली थी वो 10th क्लास की ली थी। अब मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि अच्छा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन पे हिट करना ना भूलें। मैं नहीं कह रहा करें, पहले देखें, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। कमेंट्स में जरूर डाल देना, डिसलाइक भी कर सकते हो अगर पसंद ना आए। वीडियो शुरू करने से ही पहले बेटे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और मैंने फैन ऑफ कर रखा है। फैन ऑफ करके वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि माइक फैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा पकड़ता है, इसीलिए वीडियो में मेरे पसीने आएंगे। पसीने की तरफ ध्यान ना दें मेरी बातों पे, और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें। आपको पढ़ाई करनी है कि आप कमेंट में कई बच्चे डालते सर आपके मुंह पे पसीने बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैन ऑफ कर रखा है ताकि वीडियो की क्लियरिटी, साउंड क्वालिटी अच्छी रहे। तो हम क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। क्लास 11th फिजिक्स। एक्चुअल में क्या है, फिजिक्स का नाम आते ही साइंस वाले स्टूडेंट की बोलती बंद हो जाती है। बड़ा हुआ बना रखा है कि फिजिक्स ये, फिजिक्स वो, फिजिक्स बला बला बला, कि फिजिक्स तो बहुत ही टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट नहीं है अगर कोई पढ़ाने वाला तरीके से हो। एक्चुअल में बच्चों को बेस क्लियर किया नहीं जाता और उनको रटवा दिया जाता है। उनका बेस क्लियर नहीं होगा तो बच्चे कभी भी फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। और बेटे, बिजनेस बना दिया है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बिजनेस बना दिया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दिल्ली से लेके कोटा तक पूरे देश में फैले हुए हैं। नाम लेना मैं ठीक नहीं रहेगा सोशल मीडिया पे। 2-2 लाख, 3-3 लाख दीजिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। 5-5, 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसी 100 बच्चों के न्यूज़पेपर में इतना बड़ा पूरा पेज भर देते हैं। जैसे ही नीट और जेईई का रिजल्ट आता है तो देखना पूरा। और खास बात आप खुद नोटिस करना, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नोटिस कर चुका हूँ। एक ही बच्चे का रैंक अगर मान लिया बहुत अच्छा है, वही बच्चा हर इंस्टीट्यूट में बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है? 6-6, 8-8 इंस्टीट्यूट में एक बच्चा कैसे पढ़ सकता है? एक दिन देखा न्यूज़पेपर में उसी बच्चे का फोटो रैंक के साथ, एक इंस्टीट्यूट, अगले दिन दूसरा, अगले दिन तीसरा, नेक्स्ट चौथा। ये कैसे पॉसिबल है एक ही बच्चा इतने इंस्टीट्यूट में एक साथ कोचिंग ले ले? तो ये सब बिजनेस है और पेरेंट्स अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को इनको दे देते हैं बाकी बच्चा कुछ बनेगा। ऐसा नहीं होता है बेटे, ध्यान रखना। 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है, 80%, और जो 20 रह गया वो भी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। अगर किसी को एनसीईआरटी अच्छी तरह से क्लियर है तो वो उसको भी इजीली कर देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, एफिडेविट पे लिख के देता हूँ, जिसका एनसीईआरटी पे होल्ड है वो पेपर को इजीली निकाल देगा, कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, पेरेंट्स क्या करें, कंपटीशन इतना थ्रोट कट कंपटीशन दे देते हैं। लेकिन इस चीज को समझो, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोचिंग जब ली जाए, जब एनसीईआरटी बिल्कुल होल्ड हो जाए, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चे 9th से 11th से शुरू हो जाते हैं एनसीईआरटी, उनको पता नहीं है, वहां तो शॉर्टकट चलते हैं। स्कूल में फेल हो रहे हैं और वहां शॉर्टकट चल रहे हैं, ये कौन सा मतलब हुआ? ठीक है, तो बेस क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। किसी से भी पढ़ो, अगर आपका स्कूल का टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी पे होल्ड करो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी पे लोकल टीचर से पढ़ो, स्कूल के टीचर से पढ़ो, ट्यूशन पे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, जहां आपको समझ आता है। जहां भी समझ आ जाए उस टीचर के पीछे पड़ जाओ और पूरा बेटे होल्ड कर लो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स, इन पे होल्ड कर लिया। नीट वालों के पास मैथ नहीं होता और इंजीनियरिंग वालों के पास आपका बायोलॉजी नहीं होता। कई बच्चे दोनों लेके चलते हैं, दोनों में पैर रख के चलते हैं, वो उनकी इच्छा है, नो कमेंट्स। लेकिन कई स्कूल वाले भी जबरदस्ती दे देते हैं,
तो मैं ये चाहूंगा एक ही चॉइस कर ले तो ज्यादा बेटर है, 2 लाइन में ना जाए, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। बच्चे से पूछे, पेरेंट्स फोर्स ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बेटे, पैसा भी देखा जाता है, लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर साल बेटे 2-4 जवान बच्चे, यूथ हमारे सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। ठीक है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आपको इतना पैसा लगा दिया, कोशिश करो कोशिश करो। बेटे कितनी कोशिश करें, पॉइंटों से रह जाए तो कितनी कोशिश करेगा। हर बच्चा 5 उंगली बराबर तो नहीं हो सकती। तो मेरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखें और उस पर ज्यादा फोर्स ना करें। जब कोई यूथ हमारा जाता है तो बहुत दुख होता है। क्या इंजीनियरिंग के अलावा कोई लाइन नहीं है? क्या नहीं लाइन है, आप ही बताएं। तो बेटे एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते होते हैं। ये भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि एक रास्ता बंद होगा तो 4 रास्ते खुलेंगे। आपका काम मेहनत करना है, आप मेहनत करो और एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ। घोट के पीने का मतलब रटना नहीं है, समझ के प्रैक्टिस करो। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना ही है, जरूर होगा। ठीक है, चलो अब ज्यादा पहली क्लास है इसलिए मैंने इतना बोल दिया, तो स्टार्ट करते हैं। एक एक जीरो से लेके चलेंगे बिल्कुल। अगर शुरू से आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू करते हैं। कोशिश करूंगा कि डेली की एक वीडियो डालूं। कभी कभी नहीं भी डाल पाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि डेली की डेली पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दूं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, पूरा नहीं तो 80% तो जरूर होगा। और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करवाऊंगा, ज्यादा हाई फाई टिपिकल लैंग्वेज में करने का कोई फायदा नहीं। बच्चे के स्टैंडर्ड पे आकर वो बिल्कुल इजीली प्रैक्टिकल एग्जांपल से करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में डाल दें, देखते हैं जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे रिकवर करने का। तो बड़े पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन का है फिजिक्स का। कुछ टीचर उसको स्किप करवा देते हैं, वो उनकी चॉइस है। उसमें इंट्रोडक्शन है, पेपर में कभी नहीं आता लेकिन करवा देना चाहिए। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या उसके बारे में। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाता है और फिर आपके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। मैं चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन से स्टार्ट करवा रहा हूँ। कुछ टीचर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, उसका एक रीजन है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, मैं बता देता हूँ कि मैं ये क्यों स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए बेटे, मोशन इन प्लेन फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे में धसे हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे में फंसे हुए हैं। लोअर स्टैंडर्ड फिजिक्स इज हायर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, ये बोला जाता है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर और कैलकुलस जरूर आना चाहिए। वेक्टर और कैलकुलस 12th क्लास की मैथ में है। अभी 11th में 12th की मैथ तो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास मैथ है उनके तो मतलब ही खत्म। इसीलिए, और जब तक वेक्टर और कैलकुलस नहीं आएगा आप फिजिक्स नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर और कैलकुलस को उतनी अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद फिजिक्स आपकी चुटकियों का खेल है। ठीक है, याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लो। चाहिए वेक्टर और कैलकुलस सबसे पहले सीखो, उसके बाद आप के लिए फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी। हर स्टेप आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों किया। आप फिजिक्स के मास्टर हो जाओगे और हाय मजा आने लग जाएगा पढ़ने में। हर चीज के पीछे लॉजिक होगा। और मोशन इन प्लेन में हमें वेक्टर की स्टडी करनी है, कैलकुलस में अलग से करवा देंगे। जब हमें वेक्टर पढ़ना ही है तो ऐसा चैप्टर ना लें जिसमें वेक्टर आ ही जाएगा, वेक्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आगे इसका यूज होना ही होना है। इसलिए मैंने चैप्टर लिया है। तो आज मैं वेक्टर पे थोड़ा सा मैंने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम ज्यादा खराब ना हो। जो 5 मिनट शुरू में मैंने आपको लेक्चर दिया है वो इसमें मैंने बचा लिया है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, शुरू करते हैं। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन में देखो बेटे, हमें वेक्टर की स्टडी करनी है। अब बात करते हैं, मैंने बता दिया वेक्टर और कैलकुलस। कैलकुलस आप मैथ में पढ़ोगे, जिसके पास मैथ नहीं है टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इतना हम यहाँ करवा देंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2 पार्ट होते हैं इसके। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब टुकड़े कर करके पढ़ना। अब मैंने लिख दिया, वी कैन नॉट लर्न फिजिक्स विदाउट वेक्टर एंड कैलकुलस। यही मैंने अभी बताया था, मैं पहले ही लिख दिया। इसके बाद आता है बेटे
आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, पहले चैप्टर में पढ़ोगे। कोई भी चीज है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे फिजिकल, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, ठीक है, जो क्वांटिटी है उनकी फिजिकल एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी चीज जैसे मैंने लिख दिया आपका डिस्टेंस है, क्या हुआ 15 किलोमीटर, इसमें इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं और इसको इसकी यूनिट बोलते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल यूनिट लिख दी, वैसे इसकी होती है मीटर, इसको बदलेंगे तो 1500 मीटर, तो मीटर उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी और 1500 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी आप फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी हम वेक्टर के बारे में स्टडी करें। फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्योर रेशियो, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमें वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर का जस्ट ऑपोजिट होता है स्केलर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा, कॉमन है, 9th में भी पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर स्कूल। ये होम है और ये आपका स्कूल है। एक बच्चा यहां से चलता है स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो यहां सीधा ना जाके क्या करता है, पहले इधर से जाता है, अपने फ्रेंड को उठा लेता है, फ्रेंड के साथ घूमता हुआ, फिर वो यहां जाता है, दूसरे फ्रेंड को लेता है और फिर तीनों कहां पहुंच जाते हैं, स्कूल में पहुंच जाते हैं। एक बच्चा सीधा सा है, वो बेचारा सीधा बिल्कुल स्कूल में जाता है और सीधा ही आता है। लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, स्कूल। तो इसमें जो ये घूम फिर के जा रहे हैं, एक्चुअल पाथ है जो इसका, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस। और जो शॉर्टकट है, बिल्कुल सबसे शॉर्टकट है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताओ, अब मैं प्रैक्टिकल में, फिजिक्स को प्रैक्टिकल में जरूर जोड़ के देखना तभी समझ पाओगे। प्रैक्टिकल में सोचो, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को मैं कहता हूं कि आपको स्कूल में जाना है, वो घूम फिर के, मैंने सिर्फ बोला स्कूल में जाना है, वो घूम फिर के जा रहा है। और एक को बोला मैंने कि जल्दी से जल्दी जाना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो उसने शॉर्टकट लिया। तो जल्दी से जल्दी जाने में मैंने उसको डायरेक्शन दे दी कि शॉर्टकट जाओ, शॉर्टकट जाओ। तो जहां डायरेक्शन आ जाती है, शॉर्टकट आ जाता है, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है। और जहां डायरेक्शन नहीं होती, आराम से जाओ, घूम फिर के जाओ, कैसे खाते पीते जाओ, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी, वो डिस्टेंस है और शॉर्टकट वाला डिस्प्लेसमेंट है। चीज दोनों ही सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो स्केलर में अब मैंने कहा डिस्टेंस, आपका स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर था, मान लिया, सपोज 2 किलोमीटर था, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। ओनली इसमें ये मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड वगैरह। फिर आता है वेक्टर, अभी डिस्प्लेसमेंट बताया था। अब शॉर्टकट जाएगा, ये 2 किलोमीटर था तो हो सकता है 1 किलोमीटर हो। तो वेक्टर में क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट उसमें है 2, सॉरी 1 माना है तो 1 किलोमीटर। एक इसमें मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसमें शॉर्टकट भी है। क्या है, शॉर्टकट, डायरेक्ट 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। 9th में बच्चों को यही डेफिनेशन सिखाई जाती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको वेक्टर बोला जाता है। लेकिन 11th में आके ये डेफिनेशन अधूरी हो जाती है, इसको हम कंप्लीट नहीं मानते। आप लिख देते हो, टीचर नंबर भी दे देगा, मैं भी दे दूंगा, क्योंकि हम सिर्फ चेक करते हैं बच्चे को नॉलेज है या नहीं। लेकिन इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होनी चाहिए, इट शुड ओबे वेक्टर एडिशन रूल्स। वेक्टर के रूल्स अलग होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं कि 5 + 3 8, ये कौन सा रूल है, ये अलजेब्रा का रूल है। इसी तरह वेक्टर मैथ का पार्ट है, ये एक अलग मैथ है, इसके रूल अलग होते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे लो ऑफ पैरेललोग्राम, लो ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आती है। तो ध्यान रखना कि इट शुड ओबे वेक्टर एडिशन रूल्स, वेक्टर के एडिशन के रूल भी फॉलो करेगा, तब ये प्रॉपर वेक्टर माना जाएगा।
अब कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी हो, और मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन वो फॉलो ना करता हो एडिशन रूल वेक्टर के। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो ये फॉलो ना करता हो दोनों, तो उसको हम वेक्टर तो बोलेंगे नहीं। कोई एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल करंट हो सकता है, टाइम हो सकता है। करंट की बात करें, 10th में बच्चों ने पढ़ा हुआ कि ये कोई कंडक्टर है, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये कोई कंडक्टर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, डायरेक्शन देनी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और करंट कितने एम्पियर होगा? मान लिया 50 एम्पियर है, करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 एम्पियर है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसमें क्या हो गया? मैग्नीट्यूड भी हो गया, दोनों चीज हो गई। तो ये होना तो चाहिए वेक्टर, लेकिन ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के रूल फॉलो नहीं करता। जब हम सिखाएंगे तो इसका एग्जांपल ले लेंगे। इसीलिए जो भी कोई इसमें डायरेक्शन हो, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसको भी हम स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड करते हैं। स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब जैसे करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चल ही नहीं सकता, तो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए इसको क्या माना जाएगा? स्केलर क्वांटिटी माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। एक होता है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो क्या होता है? जो यूनिटलेस होते हैं, जो यूनिटलेस। कैसे? आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा 10th में, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वेलोसिटी इन मीडियम। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। सी क्या है? वेलोसिटी इन वैक्यूम और एयर, और ये वेलोसिटी में भी मीडियम। लाइट जो वैक्यूम में चल रही है या किसी मीडियम में चल रही है, पानी भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, कुछ भी, उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। इसकी भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। दोनों कट जाएंगे तो यूनिटलेस हो जाएगा। ऐसो को बोला जाता है प्योर रेशियो। इनके अलावा बेटे आपके एनसीईआरटी में तो इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी एक बता देते हैं नॉलेज के लिए। क्या कोई ऐसा भी होता है सर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, फिर भी वेक्टर क्वांटिटी ना हो या वेक्टर से अलग हो? उसको टेंसर बोलते हैं। टेंसर। टेंसर क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल। जैसे एक बैलून है, बैलून को स्पेलिंग गलत हो जाए तो ध्यान मत देना, मेरा ध्यान आपकी तरफ है। अगर कोई बैलून है उसमें आप हवा भरते हो, तो ये बताएं कि उसकी हवा की डायरेक्शन क्या होगी? हर डायरेक्शन में जाएगा, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन स्पेसिफिक भी नहीं है, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ऑल अराउंड का है। तो कौन सी डायरेक्शन मानी? चारों तरफ डायरेक्शन है, तो ऐसी क्वांटिटी को टेंसर बोला जाता है। इसकी स्टडी नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूं वेक्टर आपको समझ आ गया होगा, स्केलर समझ आ गया होगा, और प्योर रेशियो समझ आ गया होगा। तो मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। In addition to magnitude, if a physical quantity has a specific direction and it obeys the law of vector addition, यहाँ से लिख दिया था, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटे आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? नाम इतना बड़ा दे दिया, चीज छोटी सी है। ये एरो इस तरह से या बीच में भी लगा सकते हैं, दोनों ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर के लिए।
अब इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, हेड या टिप भी बोल देते हैं, टेल टिप भी। इसी तरह ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हेड, और ये क्या हो जाएगा, टेल। यहां से स्टार्ट हुआ था। और इस बात को स्पेशल ध्यान देना, टेल और टिप के आगे रूल आएंगे पैरेललोग्राम में। तो दोबारा बता रहा हूँ, ये टेल जहां से शुरू हुआ जहां खत्म हो रहा है उसको हेड। इसी तरह इसको बीच में भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। आप कोई कह दे कि फोर्स है सर वो 20 न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट करें। अब 20 सेंटीमीटर खींचना तो बहुत लंबा होगा, वो 100 भी दे दे, पेज पे तो आएगा ही नहीं। तो उसको हम अपने, जैसे हम ग्राफ में करते थे 10th में, ऐसे ही कर देंगे। अपनी मर्जी ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर को मान लिया मैंने 5 या 4 जो भी आप चाहें, इजीली मल्टीपल ऑफ 20 हो। 1 सेंटीमीटर जो मैंने 5 न्यूटन मान लिया। अब मैंने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर की मैंने खींच ली, ये एरो लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। 1 सेंटीमीटर मतलब 5 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। एक बात और, इसके बाद एक बात और ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल के बाद ये एक वेक्टर है ए 5 सेंटीमीटर का है। लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेक्टर ऑफ 5 सेंटीमीटर, दिस इज अनदर वेक्टर ऑफ 5 सेंटीमीटर, लेट्स इट्स बी। अब मुझे ये बताएं, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो मुझे ये बताएं क्या दोनों वेक्टर्स सेम होंगे। कैन आई राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी? क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज कंडीशन है इक्वल वेक्टर तब माने जाएंगे जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे, नहीं तो ये वेक्टर क्या है, बराबर नहीं है। हाँ, इसी तरह ये एक और दे देते, ये बी वेक्टर होता, ये 5 सेंटीमीटर, ये दोनों 5 सेंटीमीटर, ये दोनों अगर सेम होते, सेम डायरेक्शन, फिर ए बराबर बी हो जाता, लेकिन उसने अपोजिट डायरेक्शन दे दी है। तो इक्वल डायरेक्शन आप, मुझे लगता है इक्वल का आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटे कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर की, 3 प्रॉपर्टीज है, वो करवा देते हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज है उसमें एक स्लाइडिंग प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पेशल ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, 3 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी ऑफ स्लाइडिंग, ट्रांसलेशन भी बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी ऑफ स्लाइडिंग, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर, रोटेशन ऑफ वेक्टर, और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये आपको पढ़ना है। और ये स्लाइडिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी। स्लाइडिंग बहुत इजी है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। कोई कहे कि इनको आपस में जोड़ दो, तो इसका रूल ये है, कोई भी वेक्टर है उसको हम पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं, सरका सकते हैं। मतलब ये मैंने पकड़ा, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ले गया, इधर ले आया, पैरेलल। ध्यान है, ओरिएंटेशन चेंज ना हो, ये ना इधर हो ना इधर हो, बिल्कुल ओरिएंटेशन ये रहे। तो ये मान लिया ए है, ये बी है, ये मैंने ऐसे रखा। अब मैंने क्या किया, इसको नीचे लेके आया, ऐसे का ऐसे जोड़ दिया, या इधर भी जोड़ सकता हूं। अभी मैंने इसको ये जोड़ दिया, ये बी हो गया, बिल्कुल इसी एंगल में पैरेलल। इसको ऐसे लाया, इसको ले आया। तो अगर मैं इसको पैरेलल बिना ओरिएंटेशन चेंज किए स्लाइड कर रहा हूं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्लाइडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको चाहे तो इधर ऐसे लाया, नीचे लाया, पैरेलल होनी चाहिए, स्लाइडिंग इधर उधर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोटेशन ऑफ ए वेक्टर क्या है? रोटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि मान लिया कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए,
अगर इसको मैं 360 घुमा दूं, ये 360 मैंने घुमा दिया, तो ये सेम रहेगा, या 0 डिग्री तो वही रहता है। 360 और 0 को छोड़ के अगर मैं इसको किसी भी एंगल पे घुमा दूं, अगर रोटेट कर दूं, तो ये एंगल सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? ये एंगल ये है, अब मान लिया मैंने इसको घुमा के ये कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी वी चेंज इट्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। ये ए है तो ये A1 लिख सकता हूँ, फिर घुमा दूं तो ये A2 लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो, तो सिर्फ 360 पे या 0 डिग्री पे, इन दो पे ही, 0 डिग्री पे या 360 पे ही ये सेम रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। फिर आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए ध्यान दें, टेल टू टेल, ये नियम बहुत जरूरी है, या टिप टू टिप, ये याद कर लेना। सिर्फ एंगल के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज टेल टू हेड होता है, कहीं कुछ लगेगा कहीं कुछ। इसके एंगल जब भी निकालना हो तो टेल से टेल और या टिप से टिप अटैच करते हैं। जैसे मैं स्लाइडिंग में इसमें साथ साथ मिक्स कर रहा हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल निकाले। तो क्या करेंगे, मैं इसको नीचे, इसको थोड़ा ऊपर ले गया और ये मिला दिया, तो इसको मैं ऊपर ले गया और ये मैंने इस तरह ये वाला एंगल यहाँ ले आया। ठीक है, क्यों यहाँ क्यों नहीं मिलाया ये? क्योंकि ये क्या था, टिप, और ये क्या थी, टेल। टेल और टिप तो मिला ही नहीं सकते, या तो टेल से टेल या टिप से टिप। ये इसकी टेल है तो इसकी टेल ये है, मैंने यहाँ मिला दिया। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ वेक्टर माना जाएगा। अगर किसी ने ये मिला दिया, ये कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब कोई आपको ये कह दे, मान लिया कि ये है ये है और इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। फाइंड ये एंगल ए है, सॉरी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। फाइंड, क्वेश्चन दे दे, फाइंड द वेक्टर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालें। बच्चे कहेंगे ये तो सीधा सा दे रखा 45 डिग्री। नहीं बेटे, पहले देखो टेल से टेल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। यहाँ टेल और टिप मिला हुआ है तो हो ही नहीं सकता, ये गलत रूल है। तो इसको ठीक करो। अगर मैं इसको स्लाइड कर दूं बिल्कुल नीचे स्लाइडिंग प्रॉपर्टी से, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो टेल से टेल मिल गया, तो ये वाला एंगल माना जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इस बात को समझो, टेल से टेल मिला के, और उसमें भी छोटे वाला एंगल, स्मॉलर एंगल, उसके बाद भी स्मॉलर एंगल जो होगा, स्मॉलर एंगल। क्योंकि मान लिया मैं, कोई कहे ये वाला नहीं, ये बड़ा हो जाता है, ये 45 है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। उम्मीद कर कोई ये कह दे डराने के लिए कि ये दोनों कैसे मैच हैं, टिप टू टिप, उसके बीच का एंगल 45 डिग्री दे दिया, फाइंड द एंगल। अब इसमें हमें स्लाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है स्लाइड करने की? क्योंकि टिप टू टिप है, हमारा बिल्कुल सही है, टेल से टेल या टिप टू टिप होना चाहिए, तो इसका एंगल 45 डिग्री ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। आगे जैसे चलेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ आ जाएगा। तो बेटे अगर पूरा आपको समझ आया है, अच्छी तरह समझ आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन को हिट कर दें और लाइक तो जरूर ही कर दें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।